नमस्कार, मैं हूं दिव्या रघुवंशी और आप देख रहे हैं द लोक नीति। लगातार चल रहे महाराष्ट्र में सियासी घमासान को लेकर आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं द लोक नीति के रिपोर्टर से। कल तक जहां पर उद्धव ठाकरे की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी, वहीं आज देवेंद्र फडणवीस ने सीएम की शपथ ले ली है। तो क्या हुआ एक ही रात में जो पूरी सरकार ही बदल गई। लगातार एक महीने से जहां पर शिवसेना, कांग्रेस, महाराष्ट्र मिलकर गठबंधन की सरकार बना रही थी, वहीं पर एक ही झटके में भाजपा की सरकार बनती हुई दिखाई दी। हमारी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं द लोक नीति के रिपोर्टर विवेक पांडे, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि सर एक ही रात में ऐसा क्या हुआ कि पूरी सरकार ही पलट गई। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार जो है वो बनाने की कवायद पिछले एक महीने से चल रही है। अलग अलग तरह के हमने इसमें सवाल जवाब, तमाम तरह के नाटकीय रूपांतरण और ऐसे सेगमेंट देखने को मिले थे जो कि संभव नहीं थे। चाहे वो शिवसेना और भाजपा का गठबंधन का टूटना रहा हो या फिर अन्य सेगमेंट, और किस तरह से एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने ये पूरा समय मैनेज किया। और जब शाम को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद शरद पवार ने शाम 7 बजे ये बोला था कि उद्धव ही करेंगे महाराष्ट्र का नेतृत्व, तो ये साफ तौर पर मान लिया गया था कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब उद्धव ठाकरे जो है वो मुख्य भूमिका निभाएंगे और इन तीनों दलों से जो है वो बहुमत दल के नेता के तौर पर चुने जाएंगे और अब जो है वो आने वाले समय में वही मुख्यमंत्री भी होंगे। और लगभग सभी पेपर की आज आपने हेडलाइन भी देखी होगी। लेकिन ये बहुत ही चेंजेबल हमने फॉर्म देखा कि जो आज पेपर में छपा और लोग सुबह पढ़ रहे थे, और जब उन्होंने टीवी देखी है और टीवी में उद्धव ठाकरे नज़र नहीं आए, टीवी में फडणवीस नज़र आए कि देवेंद्र फडणवीस भाजपा के जो हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और उनके साथ कौन शपथ ले रहा है? उनके साथ शपथ ले रहे हैं शरद पवार के भतीजे अजीत पवार। तो ये सियासी ड्रामे से बदलकर इतना बदलाव हमें देखने को मिलेगा, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और एक नए बदलाव के तौर पर इसे लोगों ने देखा है। तो जैसा कि आपने बताया कि ये पूरा बदलाव जहाँ पर दिखाई दे रहा है, वहीं पर एक दिन था कि जहाँ पर कांग्रेस भी और एनसीपी एक साथ सरकार बनाने जा रही थी, वहीं पर ये गठबंधन टूटा और अचानक से भाजपा ने बाजी मार ली। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो सेगमेंट है, क्योंकि इसमें कई तरह के जवाब आ रहे हैं। पहला जवाब ये आ रहा है कि कल दिल्ली में राज्यपालों की मीटिंग थी दिल्ली में, तो ये माना जा रहा है कि जब महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी दिल्ली में मौजूद थे तो कुछ उनकी बातचीत हुई है केंद्रीय दल के नेतृत्व जो हैं उन लोगों से। लेकिन इस बात को अभी जो है क्लियर सामने नहीं लाया गया है, केवल ये सूत्रों से जानकारी मिली थी। और किस तरह से जो एक औपचारिक घोषणा हुई कि सुबह 5:45 पर राष्ट्रपति शासन जो है वो महाराष्ट्र से हटा, और इसमें जो है वो विपक्षी पार्टी जो है कांग्रेस, उसने कई तरह के सवाल पूछे कि केंद्रीय पैनल को, जो केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक होती है, जैसा कि हमने देखा था जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो राज्यपाल ने एक प्रस्ताव पत्र भेजा था किसे? केंद्रीय कैबिनेट बैठक को, और वो पत्र भेजा गया था राष्ट्रपति को। उसके उपरांत लगा था राष्ट्रपति शासन। तो जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ये फॉर्मेलिटी हुई थी तो राष्ट्रपति शासन को भंग करने के लिए भी कोई फॉर्मेलिटी होती है। तो ये बताना चाहिए गवर्नर जो ऑफिस है उसे कि किस तरह से ये पूरा एक क्रिएटेबल फॉर्म किया गया। और इतने सुबह, मतलब 5:45 यानी कि 5:45 बजे सुबह, इतने सुबह राष्ट्रपति शासन किस तरह से हटा, ये बताना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है और देश के लोगों को ये जानना भी चाहिए। तो सर जैसा कि आपने राष्ट्रपति शासन और कांग्रेस का यहाँ पर मुद्दा जोड़ा है, तो इसी पर कांग्रेस भी ये सवाल लगा रही है, पूछ रही है कि राज्यपाल पूरी तरीके से राष्ट्रपति शासन को हटाया गया और वहीं पर राष्ट्रपति शासन जहाँ पर हटता हुआ दिखाई दे रहा है, अमित शाह के पक्ष में काम किया गया। ये आरोप लगाया है शिवसेना और कांग्रेस ने। कांग्रेस ने कहा कि गवर्नर जो हैं
वो अमित शाह और पीएम मोदी का काम कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नर देखिए एक संवैधानिक पद है और बहुत ही महामहिम उन्हें मतलब कहा जाता है और बहुत गरिमामयी पद है, जैसा कि आपको पता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल, और इन पर आरोप राज्यपाल पर आरोप लगाया है शिवसेना और कांग्रेस ने कि वो अमित शाह के पक्ष में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही, पार्टी विशेष का काम करने का आरोप लगाया है। तो इसको क्योंकि इसको लेकर जो है वो जिस तरह के शब्द यूज़ किए गए हैं कि राज्यपाल नहीं है द्वारपाल हैं, और इस तरह के शब्द वो काफ़ी अशोभनीय है, लेकिन हमें समझना होगा कि कांग्रेस और शिवसेना क्यों इस तरह के शब्द यूज़ कर रही है। और अगर उन्हें ये लगता है कि राज्यपाल ने गलत निर्णय लिए हैं, तो मैं बिल्कुल कांग्रेस जो है और शिवसेना को क्लियर सरकार से मतलब केंद्र की सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए, और बाकायदा इसका जवाब जब तक ना मिले तब तक वो मतलब अपने सवाल पूछें वो केंद्र से बाकायदा एक फॉर्मेटेबल फॉर्म में कि भाई किस तरह से ये पूरे निर्णय लिए गए, ये सवाल होने चाहिए जी। और जहाँ तक सवाल है शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी का, तो अभी वो सेगमेंट तीनों का चल रहा है, लेकिन साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 2:10 पे। जी, तो सर मेरा अगला सवाल यही था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी कांग्रेस की, तो वो पीसी अलग से दिल्ली में क्यों बैठाई गई? देखिए 2 पीसी हुई है जी। 2 पीसी हुई कांग्रेस की, और इस कांग्रेस की पीसी से पहले 12:30 बजे एक पीसी होने वाली थी, जिसकी जानकारी शिवसेना के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं संजय राउत, उन्होंने बाकायदा ट्वीट के माध्यम से दी थी। वो जानकारी ये थी कि 12:30 बजे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की संयुक्त पीसी होने वाली है, जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई। फिर जब शिवसेना और एनसीपी की पीसी हो गई, उसके बाद कांग्रेस ने अलग से पीसी करी मुंबई में। इस पीसी को होस्ट किया था उनके जो वरिष्ठ नेता हैं अहमद पटेल, और साथ ही साथ इस पीसी में शामिल थे सुशील कुमार शिंदे और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये नेता शामिल थे। फिर उसके बाद एक पीसी और हुई जो रणदीप सुरजेवाला ने करी थी, जिसमें 10 सवाल सरकार से पूछा, और बाकायदा पूरी तरह से आरोप था कि आप लोगों ने किस तरह से सरकार बना दी, महाराष्ट्र में कानून की हत्या हुई, और भी तमाम तरह के सवाल और जवाब उन्होंने जो है पूछे, और कई चीज़ों के जवाब भी दिए। तो ये दोनों पीसी हुई। हालांकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि एनसीपी और शिवसेना की जॉइंट पीसी में, जिसमें कांग्रेस को शामिल होना था, उसने क्यों दूरी बना ली। तो ये काफ़ी बड़ा सवाल। तो सर वहाँ पर एनसीपी जहाँ पर 2 हिस्सों में बटी हुई दिखाई दे रही है, ये भी जनता लगातार प्रश्न पूछना चाहती है, तो सर आप जी, ये आपने बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया सवाल किया है, क्योंकि आज का जो सवाल है वो यही है कि एनसीपी 2 फाड़ हो चुकी है, चाचा भतीजे जो हैं वो अलग हो गए, लेकिन बार बार जो चाचा यानी शरद पवार, भतीजे यानी अजीत पवार, तो भतीजे ने सुबह शपथ ले ली डेप्यूटी सीएम की, और चाचा जी कहते हैं कि हमें पता नहीं था। अब आप सोचिए, कल्पना करिए कि एनसीपी के सर्वे सर्वा कौन है? शरद पवार जी, उनके भतीजे हैं अजीत पवार। अजीत पवार शपथ ले लिए, ये चाचा जी को नहीं पता था। कल शाम को जब एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की जॉइंट बैठक थी मुंबई में, तो उस दौरान अजीत पवार भी वहाँ थे, शरद पवार भी वहाँ थे, सीनियर नेता थे तीनों पार्टियों के। कल क्यों नहीं पता चल पाया? आज संजय राउत जो शिवसेना के हैं आज बता रहे हैं कि उनके मोबाइल पे गेम चल रहा था, हमें पता था। जी जी। भाई ये कौन सी बात हो गई? आप या तो आप लोगों को जानकारी नहीं थी, और या जानकारी थी और आपने बताया नहीं। तो बहुत, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले की बात है, शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा था कि शरद पवार को समझने में एक नहीं कई जन्म लग जाएंगे। ये सवाल उन्होंने किया था। तो भाई क्लियर कट यहाँ कुछ भी नहीं है। आप अगर इसको ऐसा सोचेंगे कि बीजेपी ने जो है खराब काम किया है, शिवसेना अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, एनसीपी अच्छी है, या ये लोग खराब है, बीजेपी अच्छी है, एक्चुअली यहाँ पर अच्छा और बुरा सिर्फ
मतलब जो है अच्छा खुद को माना जा रहा है और बुरा दूसरे को माना जा रहा है। बाकी यहाँ कोई भी अच्छा नहीं है, इसे क्लियर कट समझ लिया जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल सब कर क्या रहे हैं, कि सबको सरकार बनानी है अपनी। सर एक प्रश्न और उठता है इसी के साथ कि एनसीपी का पूरा एजेंडा सेट किया हुआ है, मास्टरमाइंड लग रहा है शरद पवार का। तो सर ये जो मास्टरमाइंड का जो फंडा है, तो सर इसे क्लियर करिए ज़रा। देखिए यही वो सवाल है जिसके बेसिस पर ये सब कुछ सेगमेंट चल रहा है। शरद पवार एक ऐसी भूमिका में इस समय है कि उनके पत्ते जब वो खोलते हैं तो उसमें शक की सुई टिकी रहती है, जनता को भी, मीडिया को भी और स्वयं उनसे जुड़ी हुई पार्टियों को भी, कि शरद दादा का अगला कदम क्या होगा। क्योंकि जो पत्ते वो शो करते हैं वो पत्ते बिल्कुल भी वो यूज नहीं करते, और जिस पत्तों को वो शो नहीं करते हैं वही पत्ते यूज होते हैं। कहने का मतलब ये है कि शरद पवार अभी एक दो दिन क्या करेंगे ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। हालांकि उन्होंने कहा ज़रूर है कि हम शिवसेना कांग्रेस के साथ हैं, हम ही सरकार बनाएंगे, अजीत पवार चाह के भी सरकार नहीं बना सकते, और नंबर ऑफ एमएलएस की जो पावर है वो अभी भी हमारे पास है, हमारे पास 30 तारीख तक का समय है। और उन्होंने एनसीपी और अपनी मेजॉरिटी की पार्टियों को ये बोला है, विश्वास रखिए कि हम लोग सरकार बनाएंगे। तो सर ये जो सरकार बनाने का मौका एक बार फिर से ये दावा कर रहे हैं कि 30 नवंबर तक फिर से बहुमत साबित कर फिर से सरकार बनती हुई दिखाई देगी गठबंधन पार्टी की। तो सर इसके विषय में कुछ देखिए, अभी ये तो इनका पूरा मतलब जो है ये साफ तौर पर यही बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे से भी जब पूछा गया तो उद्धव ठाकरे भी अभी मीटिंग उनकी चल रही थी, और जिसमें उन्होंने शिव सैनिकों से पूछा कि क्या आपको डर लगता है, तो शिव सैनिकों ने कहा नहीं। मतलब शिवसेना के जो विधायक थे उनसे सवाल पूछ रहे थे, तो शिवसेना के विधायकों ने कहा नहीं। फिर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा करेंगे और जो मुख्यमंत्री होगा वो शिव सैनिक होगा। तो ये अभी जो है हालिया मीटिंग चल रही थी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की अपने विधायकों के साथ, उसका मैं आपको वाकया बता रहा था जी। तो सर वहीं पर अभी दीपक फडणवीस ने शपथ ले ली है मुख्यमंत्री की, तो ये बरकरार रहेगी पार्टी, भाजपा ही सत्ता में बनी रहेगी या फिर शिवसेना का या एनसीपी कांग्रेस मिलकर फिर गठबंधन की सरकार बनाएगी? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। क्योंकि अब देखिए शपथ तो ले चुके हैं, शपथ सर हो चुकी है, देवेंद्र फडणवीस शपथ ले चुके हैं, अजीत पवार शपथ ले चुके हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री और मंत्री उप मुख्यमंत्री तय है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? अब इसमें ये करना है कि भाई 288 कुल सीटें हैं महाराष्ट्र के विधायकों की, और आपको अगर बहुमत साबित करना है तो आपको आधी सीटों का एक ऊपर सीट लाना है, यानी कि 145 सीट आपको शो करनी है। जहां हम भाजपा की बात करें तो भाजपा की टोटल नंबर ऑफ एमएलएस जो हैं वो 105 है, अर्थात 105। अजीत पवार दावा कर रहे हैं कि उनके पास 14 से 15 विधायकों का समर्थन है। एनसीपी अब दावा ये कर रही है कि उसके जो 15 विधायक हैं जो अजीत पवार जिनको अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं, और जिनका उन्होंने सिग्नेचर करवाया था अजीत पवार ने सुबह, वो केवल एक अटेंडेंस के तौर पर था और विधायकों को पता ही नहीं चल पाया कि इस तरह की शपथ भी होने वाली है। तो ये चीज़ें भी खुल के सामने आ रही हैं, और आज ये पूरा दिन जो घटनाक्रम चला उसमें हमने देखा तो इसमें बहुत सारे तथ्य छुपे हुए हैं। हो सकता है अभी 8 बजे कोई और ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए, 9 बजे कुछ और आ जाए, 10 बजे कुछ और आ जाए, कल सुबह कुछ और आ जाए। तो इसमें अभी बहुत सारे पत्ते खुलना बाकी है। ये तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक बीजेपी यानी जो लार्जेस्ट पार्टी है और जो इनके नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, ये फ्लोर टेस्ट पे जब तक जाकर अपना जो समर्थन पत्र है विधायकों का वो राज्यपाल को देंगे, उसके बाद ही सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। फिर जब राज्यपाल को ये अपना विधायकों का समर्थन पत्र देंगे, उसके बाद जब सदन में जाते हैं तो वहाँ पर भी एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है जिसमें विधानसभा अध्यक्ष चुना जाता है। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप किसी की भी सरकार यहाँ बिल्कुल मत मानिए। तो सर अभी जो सरकार बनी हुई है भाजपा की, तो आप कहना चाह रहे हैं कि इसे भी अभी सरकार नहीं बनी है
अभी सरकार, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ ली गई, अभी सरकार नहीं बनी है। सरकार बनने का फॉर्मेट मैंने जैसा कि आपको बताया कि पहले गवर्नर साहब के पास जाकर आपको 145 विधायकों का समर्थन पत्र जो है वो उनको देना पड़ेगा, जो बाकायदा उनके साइन से रहता है। और उसके बाद जब आपके राज्यपाल जो है अब आपको जब वेल में बुलवाते हैं, सदन में बुलवाते हैं, तो वहाँ पर जब विधानसभा अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया होगी, उसकी जो वोटिंग होगी, उसके बाद ही ये माना जाएगा कि भैया ये सरकार जो है अब अस्तित्व में आई है। अब वो किसकी होगी ये हम आगे देखेंगे। तो सर अभी कुछ भी तय नहीं माना जा रहा है कि किसकी हम माने कि वहाँ पर कांग्रेस लगातार प्रयास करने में जुड़ी हुई है, वहीं पर एनसीपी के अलग बयान आ रहे हैं, वहीं पर कांग्रेस भी लगातार सत्ता में बनी रहना चाह रही है। तो ये थी हमारी द लोकनीति की खास अपडेट। सर चर्चा में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द लोकनीति। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।